जो सीटें निर्णायक करती हैं कि नरेंद्र मोदी किस करवट बैठेंगे या नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का क्या होगा। 2014 और 2019 के चुनाव से लगातार ट्रेंड करता आ रहा है। 40 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 में हम चर्चा करते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, उम्मीदवार, प्रत्याशियों के नाम और कितने फायदेमंद होंगे अगर 2024 के रण में अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं। यानी कि पूरा 2024 के चुनाव का संग्राम हम आपको बताने बैठते हैं। बाबा से जुड़ते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं जो राजनीतिक गलियारे के क्षण के सामने आते हैं। उनको जानना और बतलाना बेहद जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी को इस बार 400 के पार वाला आंकड़ा छूना है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों को बड़ा मौका देने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। कुछ प्रत्याशियों को बदला गया है, कुछ नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी की निगाहें बिहार में तो है, लेकिन बिहार के कुछ हॉट सीटों पर उनकी निगाहें जरूर है। उन हॉट सीटों में कौन कौन सी वे सीटें हैं जिनमें उनकी जान अटकी पड़ी है। चिराग, मोदी, चिराग, पारस तो फिलहाल अलग हो चुके हैं। चिराग के अलावा कुशवाहा, मांझी, अगर ये सभी नहीं जिता पाए उन सीटों का तो नीतीश कुमार क्या बचाएंगे नरेंद्र मोदी की लाज। आज महाभारत 2024 में इसी विषय पर चर्चा होगी। बातचीत करना चाहेंगे कि बाबा नरेंद्र मोदी की निगाहें तो बनारस में होनी चाहिए, लेकिन बिहार में क्यों उनकी निगाहें आ गई हैं अचानक से। बिहार के लिए इतनी चिंताएं क्यों बढ़ गई उनकी। देखिए, इन 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने इस देश की गद्दी संभाली है जी, बनारस पर उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बनारस ने उनको ध्यान देना शुरू कर दिया है। अच्छा, बनारस में जो कुछ भी हुआ है उसे देख करके आप कह सकते हैं कि आज से 10 साल पहले वाला बनारस नहीं है। बनारस में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव के साथ नरेंद्र मोदी को ये सबसे जरूरी है उनके लिए कि वो अगर तीसरी बार हैट्रिक करना चाहते हैं तो वो अन्य सीटों पे अपना फोकस बढ़ा कर रखें। जिन लोगों को उन्होंने सीटें डिस्ट्रीब्यूट की है उन पर उनकी पैनी नजर हो, उनके उम्मीदवारों पर पैनी नजर हो और उम्मीदवार चयन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। कोई ऐसा उम्मीदवार न चयन कर दिया जाए जिसके कारण सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए। और ये बात खास करके इस बात से और जोड़ना जरूरी हो जाता है कि उनके विरोधी किस तरह के उम्मीदवार को उतारते हैं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, 40 सीटों का दावा बिहार में भी किया जाता है। आपने 400 की बात की, मैं 40 सीटों की बात करूंगा और 40 में से 6 सीटें ऐसी हैं जो सीटें निर्णायक करती हैं कि नरेंद्र मोदी किस करवट बैठेंगे या नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का क्या होगा। और ये पिछले 2014 और 2019 के चुनाव से लगातार ट्रेंड करता आ रहा है। यदि इस ट्रेंड में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अगर गड़बड़ा गए, जीतन राम मांझी तो पिछली बार भी गड़बड़ा गए थे, अगर इस बार गड़बड़ा जाते हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये जो 40 का तिलस्म है ये तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में न तो भारतीय जनता पार्टी और न नीतीश कुमार कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए कि अपना सारा जो धन संपत्ति है आप रखवारी किसी और को दे दीजिए। अब वो अगर बड़े अच्छी तरह से उसमें ताला बंद करके नहीं रखे, उसका मुआयना नहीं करे, देखे नहीं, सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप लुटिए ना जाइएगा। बिल्कुल वही स्थिति हो गई है। बिहार की 40 सीटों की अगर बात करते हैं तो उन 40 सीटों में 6 ऐसी सीटें हैं जो चाह करके भी नरेंद्र मोदी अपने नहीं लड़ सकते हैं। सम्राट चौधरी को नहीं लड़ा सकते हैं, नीतीश कुमार को नहीं लड़ा सकते हैं, किसी को भी नहीं लड़ा सकते हैं। उस पर लड़ने वाले वही लोग होंगे जिनके लिए वो रिजर्व किया गया। 40 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। 2008 के परिसीमन के बाद इन 6 सीटों को रिजर्व किया गया था जो कि सुरक्षित सीटें हैं एससी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लोग ही इस पर चुनाव लड़ सकते हैं और ये वोट बैंक 19% का है। अच्छा, तो आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि अगर यहाँ 19% में यदि आप फेल हो जाते हैं और आपका प्रतिद्वंदी अपने बेहतर उम्मीदवारी के चलते, अपने बेहतर सामंजस्य के चलते अगर आप पर भारी हो जाता है
तो निश्चित रूप से 6 सीटें तो आप लूज कर जाएंगे। लूज कर जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समीकरण गढ़ा है, उसमें अगर देखें तो 2008 में हमने बताया परिसीमन हुआ था। 2009 का रिजल्ट अगर देखते हैं तो इन 6 सीटों में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सीटें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले चरण में होने वाली गया के बाद गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर और सासाराम, ये 6 सीटें हैं जो सुरक्षित सीटें रही हैं। इसमें से कई सीटों पे आप देखिएगा तो लगातार एक पार्टी का कब्जा रहा है। 2010 के बाद से परिस्थितियां बदली हैं। और अगर सबसे पहले बात करें गया की, तो गया में अगर 2009 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, जबकि बाकी की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारी थी इन 6 में से। जी। लेकिन गया की ऐसी सीट थी जिसमें 2009 में उसे जीत मिली थी और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को हराया था। इस बार फिर इस सीट पर जो टक्कर है वो भाजपा के साथ नहीं है, आरजेडी और, बल्कि आरजेडी वर्सेस हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। जीतन राम मांझी को गठबंधन में यह सीट मिली है। 2019 में भी जीतन राम मांझी को मिली थी, लेकिन हार गए थे। तब वो एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन के हिस्सा थे और महागठबंधन में जदयू जीती थी। तो वहीं आपको बता दें कि हरि मांझी ने 2014 में भी कंटिन्यू किया था और आरजेडी के ही रामजी मांझी को फिर हराया था। यानी भारतीय जनता पार्टी 2 बार और 1 बार जनता दल यूनाइटेड जीती है। लेकिन इस बार ये सीट जो है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को गई है। हारे हुए उम्मीदवार जीतन राम मांझी क्या इस बार जीतेंगे? अगर हारते हैं तो पहले 1 सीट आप काउंट कर लीजिए कि इस सीट पर वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को 1 स्टेप तो डाउन कर रहे हैं। 40 में से 1 गया। जी। दूसरा सीट जो है गोपालगंज का, गोपालगंज की सीट जो है ना भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट नहीं रही है। यहाँ पर जदयू का कब्जा रहा है। जदयू एक बार फिर से है और यही सब आंकड़े बैठा करके नीतीश कुमार को स्वीकार किया गया है एनडीए में। इन्हीं सब आंकड़ों को देखते हुए तो अगर 2009 की बात करें तो यहाँ से पूर्णमासी राम जीते थे, जो जदयू के यहाँ से सांसद थे और उन्होंने आरजेडी को हराया था। 2014 में जनक राम, जो कि अभी वर्तमान में मंत्री बने हैं, वो उनको कुर्बानी देनी पड़ी थी 2019 में नीतीश कुमार के चलते। तो 2014 में जीत करके आए थे जनक राम और उन्होंने हराया था कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति कुमारी को। अच्छा, ज्योति कुमारी काफी फेमस नाम है। जी। रिलेटिव भी बताई जाती हैं वो चिराग पासवान की। तो उनको हराया था। 2019 में फिर से जदयू के पाले में ये सीट गई। समझौता हुआ, नीतीश कुमार लौट करके 2014 के बाद फिर आ गए थे 2017 में। तो आलोक कुमार सुमन को गया ये सीट कुर्बान करना पड़ता, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ एक बार फिर से सुरेंद्र राम को हराया गया राष्ट्रीय जनता दल के। अगर बात सासाराम की करें तो यहाँ मीरा कुमार का एक तरह समझिए कि मतलब वो पूछता ही नहीं रहा है, हमेशा लड़ते हैं। उनके पिता भी वहां से रहे हैं सांसद। इसके बाद मीरा कुमार इस सीट पर जीतने के बाद 2009 में लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी थी। ये भी एक इस सीट का गौरव है। इससे पहले भी वो चुनाव जीतती रही हैं। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया इस सीट पर और लगातार छेदी पासवान का यहाँ उम्मीदवारी रहा है और मीरा कुमार को हराते आ रहे हैं। जबकि 2009 में मीरा कुमार ने बीजेपी के मुन्नी लाल को हराया था। उसके अलावा आप हाजीपुर की बात करें तो आप हाजीपुर का नाम लेते ही आप रामविलास पासवान को याद कर लीजिए। लेकिन उस रामविलास पासवान को भी 2009 में हार का सामना करना पड़ा था। अच्छा, जहां से रिकॉर्ड भी कभी बनाए थे वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड। लेकिन वहां रामसुंदर दास जनता दल यूनाइटेड के उन्होंने रामविलास पासवान को हराया था। लेकिन 2014 में एक बार फिर से सामंजस्य जोड़ करके एनडीए में आए रामविलास पासवान और चिराग पासवान की इसमें बड़ी भूमिका थी। चिराग पासवान ने ही सजेस्ट किया था कि आप इस बार एनडीए के साथ हम लोग चलते हैं और कांग्रेस अंत तक इंतजार करती रही। मीटिंग में इंतजार होता रहा। मुझे याद है 2014 में पासवान आएंगे। बिल्कुल 2014 में बार जो है कांग्रेस बुला रही थी और रामविलास पासवान का इंतजार हो रहा था फाइनल मीटिंग के लिए कि हमारा एलायंस किसके साथ है। घोषणा होने से ठीक पहले रामविलास पासवान ने एनडीए से अपना संबंध बना लिया। 2014 में इस सीट पर फिर से वो जीत करके आए हाजीपुर में। रामविलास पासवान ने संजीव कुमार टोनी कांग्रेस के हराया था। उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने ऐसा किया कि 2019 में रामविलास पासवान चूंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे तो उन्होंने अपने भाई पशुपति कुमार पारस को दे दिया। और 2024 में क्या होना है ये आपको पता ही है। बिल्कुल। आगे आप अगर बात करें तो जमुई की सीट, तो जमुई की सीट भी 2009 के ही 2008 के परिसीमन में आई थी।
यहाँ पहली बार भूदेव चौधरी जदयू के जीते थे, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान ने 2014 में जो कब्जा किया वो लगातार जीतते आ रहे। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि इन आंकड़ों पर ही छिपा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का पूरा राज। जी। अगर चिराग पासवान जमुई छोड़ चुके हैं, ये बात सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि जमुई वो छोड़ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जमुई का क्या रिजल्ट होगा, किसको लड़ाएंगे और क्या वो जीतने की उम्मीदवारी रखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, स्मृति पासवान। जी। कई लोगों के नाम चल रहे हैं, अभी तक ये पत्ता नहीं खुला है। जमुई से अर्चना रविदास राजद ने खड़ा किया है। अच्छा, अर्चना रविदास है। जी, अर्चना रविदास। जगह स्मृति पासवान का नाम मेरे मुंह में आ गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्चना रविदास को यहाँ से मिला है, जिनका जो समीकरण के अनुसार उनके पति और उनके अलग अलग जाति के होने का भी एक मामला सामने आया है, जिसके चलते उनको दिया गया है कि ये वोट बैंक पूरा उनके तरफ। मुकेश यादव की पत्नी है जो पूर्व में लड़ चुके हैं, वहां पे विधायक से भी लड़े हैं और सांसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी। तो यहाँ का स्थिति ये है कि जब ये परिसीमन हुआ, उसके बाद से रिजर्व सीट हो गया और रिजर्व सीट में पहला भूदेव चौधरी जीते। अब चिराग पासवान यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, तो 2024 में ये कहा जा सकता है ना कि विन विन कंडीशन है कि नहीं है, क्योंकि पहले से उम्मीदवार पहलवान रिंग में उतर गया। अब इनका पहलवान कौन होगा ये देखना, उनके जीजा का नाम चल रहा है और कई नाम चौंकाने वाले चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं। तो वहीं आपको बताएं समस्तीपुर की बात, तो समस्तीपुर में इसका भी परिसीमन हुआ था 2008 में। यहाँ पहला जीत दर्ज किया था महेश्वर हजारी, जदयू के सदस्य हैं, अभी आप मंत्रिमंडल में उनको देखे होंगे, उनको सेट कर दिया गया है। आपको नहीं लड़ना। 2014 में एलजेपी के पास ही रामचंद्र पासवान जीत करके आए थे। 2019 में भी रामचंद्र पासवान जीते, लेकिन 2019 में चुनाव जीतने के बाद तुरंत तत्काल उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके पुत्र प्रिंस पासवान यहाँ से उपचुनाव में जीत करके आए थे। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 2009 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1, जनता दल यूनाइटेड 2, 3, 4, यानी कि 4 सीटों पे 2009 में एक सीट, मैंने इन 6 सीटों में एक सीट जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी। 2009 की मैं बात कर रहा हूं। और जनता दल यूनाइटेड हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और गोपालगंज जीत करके आई थी, यानी कि जमुई में भी जीत करके आई थी। तो ये सारी सीटें वो जीत करके आई थी। इसके बाद 2014 की बात करें तो 2014 में गया से बीजेपी जीती थी, हाजीपुर एलजेपी के पाले में आया था, समस्तीपुर एलजेपी के पाले में आया था, जमुई एलजेपी के पाले में आया था, गोपालगंज बीजेपी जीती थी। जी। 2019 की बात करें तो जेडीयू जीत करके आई थी गया, एलजेपी फिर से रिपीट की थी हाजीपुर में, समस्तीपुर में भी एलजेपी रिपीट की थी, जमुई में भी रिपीट की थी और जेडीयू जीत करके आई थी गोपालगंज से। और अगर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में भी 2009 में हमने पहले बताया कि महेश्वर हजारी जीत करके आए थे, उसके बाद से वहां एलजेपी का कब्जा रहा। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इन 6 सीटों पे 3 सीटें जो है वो अकेले चिराग पासवान के जिम्मे है, यानी चिराग पासवान पर बड़ी जिम्मेवारी है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीतन राम मांझी जो हारते हैं उन पर भरोसा किया गया गया में, और उन पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। अगर वो जीत जाते हैं तो ये आंकड़ा पूरा हो सकता है। बाकी की 1 सीटें गोपालगंज की जो है वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार क्या 1 सीट जीत करके अगर जीत भी जाते हैं तो, क्योंकि टक्कर वहां भी बहुत कड़ा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सासाराम की सीट अपने पास रखी है, देखना होगा क्या होता है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर दारोमदार ज्यादा है, लिटमस टेस्ट है इनका, मान के चलिए। चलिए देखिए, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वो मिलाकर के 6 सीटें हैं, मतलब अलग अलग पार्टियों के भी हैं, अलग अलग गठबंधन के जितने सारे घटक दल हैं उनके भी सीटें हैं। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर सबसे ज्यादा भरोसा नरेंद्र मोदी ने किया है। लिटमस टेस्ट है इस बार के लोकसभा 2024 का चुनाव। चिराग पासवान को अब अपने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी है। 2019 में उनके पिता थे और अब 24 में वो खुद अकेले लड़ने वाले हैं। पूरी पार्टी की जिम्मेदारी चिराग पासवान लेकर चल रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि इन 6 सुरक्षित सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कितनी बरकरार रखती है। फिलहाल महाभारत 2024 में इतना ही, लेकिन ऐसी ही चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।